चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरा नाम है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग को उतना नहीं जानना है। हम लोगों को ये दो चीज के बारे में जानना है, अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन ये आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, हाँ या ना। दो क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क्स का आता है, जिसमें एक आपका है अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन और एक आपका फाइनल अकाउंट, एक आपका फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट। तो यहां पे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका 15 मार्क्स का आएगा। और इसके साथ एक और ऑप्शन भी आता है, इसके साथ एक और चैप्टर है आपके पास, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसका ऑप्शन आता है, जिसका ऑप्शन आता है। आया समझ में? तो हम लोग अभी बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। अब यहां पे जो ये दो चीज लिखा हुआ है, अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका एक मतलब होता है, इसके बारे में ही सब कुछ काम है। अमेलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा हम लोग को। आया समझ में? तो सुनना, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके एक तीसरा कंपनी क्रिएट करता है, उसी को अमेलगमेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बोलने का मतलब ये कि जब हमारे पास दो कंपनी, मान लेते हैं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दो कंपनी है हमारे पास, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो पुराना कंपनी है, और दोनों कंपनी मिलके एक नया कंपनी अगर वो सी लिमिटेड बना देता है, कौन सा कंपनी बना देता है? सी लिमिटेड। या हो सकता है कि एबी लिमिटेड बना दे दोनों मिलके, कौन सा कंपनी? एबी लिमिटेड। मतलब जब दो एग्जिस्टिंग कंपनी मर्ज करके एक तीसरा कंपनी क्रिएट कर देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन। उसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, मतलब टेक ओवर करना, खरीद लेना। मतलब क्या? दो कंपनी चल रहे हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड चल रहा है। अब ए लिमिटेड क्या कर लिया? बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। मतलब ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को खरीद लिया। तो ये क्या केस हो गया? एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके एक तीसरा कंपनी फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, तो ये आपका अमेलगमेशन होता है। लेकिन जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, अक्वायर कर लेता है, परचेज कर लेता है, तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। आई बात समझ में? तो बस ये पूरा चैप्टर में हमारे पास यही सब काम करना है, यानी अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का केस करना है। आपके पास दे देगा कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलकर सी लिमिटेड बना रहा है, अब आपको यहां पे काम करना है। उसके बाद बोल देगा ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, अब उसका काम करना है। मतलब अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करना है। आया बात समझ में? और ये पूरा चैप्टर आपका जर्नल और लेजर के ऊपर बेस करता है। मतलब जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा, या तो लेजर पोस्टिंग करने बोलेगा, यही दो चीजों के ऊपर बेस करेगा। तो जब दो कंपनी मिलके एक तीसरा कंपनी बन जाएगा, तो ये दोनों कंपनी आपका खत्म हो जाएगा। दोनों कंपनी खत्म, मतलब इसका बिजनेस भी बंद, इसका बिजनेस भी बंद। इसका कंपनी में जो भी हमारा एसेट लायबिलिटी था, इसका जो भी एसेट लायबिलिटी था, सब हम लोग को बंद करना पड़ेगा, सब हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि वो दोनों बंद होकर एक नया कंपनी खोल दिया, कौन सा? सी लिमिटेड। यानी अब वो ए लिमिटेड नहीं चल सकता, अब वो बी लिमिटेड नहीं चल सकता। अब जो हमारा कंपनी चलेगा वो कौन सा होगा? सी लिमिटेड होगा। तो इसीलिए जो कंपनी हमारा बंद हो चुका है, उसको हम लोग ओल्ड कंपनी बोलते हैं। कौन सा कंपनी? ओल्ड। और जो हमारा नया कंपनी बना है, उसको हम लोग कौन सा कंपनी बोलेंगे? न्यू कंपनी। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपना एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करके एक नया कंपनी बनाया है, मतलब इसको ट्रांसफरर कंपनी भी बोलते हैं। कौन सा कंपनी? ट्रांसफरर। यानी ओल्ड वाले को ट्रांसफरर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देता है। और जो कंपनी उसका एसेट लायबिलिटी को लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। कौन सा कंपनी? ट्रांसफरी कंपनी। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कंपनी अगर वो दोनों को खरीद लिया है, अरे बताओ, ये दोनों मिलकर एक नया कंपनी बना लिया है, मतलब ये जो है वो उन दोनों को खरीद लिया, उन दोनों को खरीद लिया। मतलब इसको परचेजिंग कंपनी भी बोलते हैं। कौन सा कंपनी? परचेजिंग कंपनी बोलते हैं। और उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी। कौन सा? सेलर कंपनी या वेंडर कंपनी। वेंडर का काम क्या होता है? बेचने का काम। तो वो आपका वेंडर कंपनी बन जाता है। तो इससे हम लोग को पता चला, तीन तीन नाम पता चल गया। पुराने कंपनी को ओल्ड कंपनी बोल सकते हैं, ट्रांसफरर कंपनी बोल सकते हैं, और वेंडर कंपनी बोल सकते हैं। नया कंपनी को न्यू कंपनी बोल सकते हैं, परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं, और ट्रांसफरी कंपनी बोल सकते हैं। आया समझ में? तो ये अमेलगमेशन में भी होता है, एब्जॉर्प्शन में भी होता है। बताओ, अगर एब्जॉर्प्शन का केस बताते हैं कि मान लेते हैं एमएन लिमिटेड एक कंपनी था जो ओपी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। मतलब एमएन है परचेज करने वाला और ये है सेल करने वाला। तो एक बात बताओ, ये परचेजिंग कंपनी हो गया और ये सेलिंग मतलब वेंडर कंपनी हो गया। ये नया कंपनी हो गया, ये पुराना कंपनी हो गया। ये ट्रांसफरी कंपनी हो गया और ये ट्रांसफरर कंपनी हो गया। आया बात समझ में? और जब ये पुराना कंपनी हो गया ओपी लिमिटेड, इसका मतलब इसके बिजनेस को क्या करना है? बंद कर देना, क्लोज कर देना है। और आपका नया कंपनी का नाम एमएन लिमिटेड है, यानी नया लिमिटेड हमारा अपना चलता रहेगा, नया कंपनी। आया बात समझ में? सुनना और भी मजेदार बात,
अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन का केस आता है, किसका केस? एब्जॉर्प्शन का केस आता है, मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो बोलने का मतलब यहां पे ये हुआ कि ये कंपनी भी चलता जा रहा था, ये कंपनी भी चलता जा रहा था, दोनों रनिंग बिजनेस था। दोनों कौन सा बिजनेस था? रनिंग बिजनेस था। और इसके रनिंग बिजनेस को वो टेक ओवर कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब अपने पास कुछ तो एसेट लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? अरे हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का अपना एक बैलेंस शीट होता है, होता है। तो इसके पास भी एक बैलेंस शीट होगा, इसकी और इसके पास भी एक बैलेंस शीट होगा। तो इसके पास जब बैलेंस शीट होगा तो इसके पास भी एसेट्स और लायबिलिटी होगा, इसके पास भी एसेट्स और लायबिलिटी होगा। तो बताओ, अगर इस बिजनेस का हर एक एसेट लायबिलिटी को हम टेक ओवर कर लिए हैं, तो मेरे पास जितना एसेट लायबिलिटी था वो और उस कंपनी का जितना था वो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मेरे पास बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? और अगर हम लोग एमलगमेशन वाले में बात करें, तो ये जो नया कंपनी क्रिएट हुआ है, इसके पास पहले से कुछ नहीं था, ये तो नया नया अभी बना है, लेकिन उन दोनों के पास पुराना था। इसका मतलब जब नया कंपनी का एक बैलेंस शीट बनेगा, तो बोलेंगे ए वाला जितना भी एसेट लायबिलिटी आएगा और बी वाला जितना भी एसेट लायबिलिटी आएगा, सबको ऐड कर देंगे तो सी वाला का बन जाएगा, बनेगा। यानी इसके पास पहले से तो कुछ नहीं है, लेकिन उन दोनों से आके तो इसके पास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो हाँ या ना? अगर मेरे पॉकेट में पहले से 100 रुपया है और तुम आए फीस दे दी हमको 1000 रुपया, तो बताओ अब मेरे पॉकेट में कितना हो गया? 1100 रुपया। 100 मेरे पास ऑलरेडी पहले से था और तुमसे 1000 रुपया मिल गया, तो हो गया 1100। लेकिन मेरे पॉकेट में नया नया पॉकेट सिलवाए हैं, मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, अब तुम आके मेरे पास 1000 रुपया दे दिए, तो मेरे पास 1000 है कि उससे ज्यादा है? 1000 है। मेरे पास पहले से कुछ नहीं था, तुम जो दिए वही मेरे पास है। तो इसका मतलब ये जब नया कंपनी बना, इसके पास पहले से कुछ नहीं था, इन दोनों कंपनी से जो भी आएगा वो इसका एसेट लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों के बारे में बात करेंगे, ये दोनों रनिंग कंपनी है, इसका मतलब दोनों पहले से चलता जा रहा था, इसके पास पावर ज्यादा था, ये उसके कंपनी को टेक ओवर कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है, ये अपना कंपनी सही तरीके से नहीं चला पा रहा था, इसका कंपनी में लॉस हो रहा था, इसका कंपनी का इंप्लॉई छोड़ दे रहा था, बहुत सारा रीजन हो सकता है, अब ये कंपनी को बेच देना चाह रहा है, तो इसका कंपनी को ये टेक ओवर कर लिया। हो सकता है कि नहीं? कोई भी रीजन हो बेचने का, कोई भी रीजन हो टेक ओवर करने का, वो रीजन हम लोगों को पता नहीं करना है, हम लोग को कैलकुलेशन समझना है। यहाँ पे आया समझ में? तो हम लोगों को यहाँ पे दो कंपनी के बारे में बात करना है। हम लोग ज्यादा ट्रांसफर, ट्रांसफरी, परचेजिंग, वेंडर ये सब यूज नहीं करेंगे, हम लोग ओल्ड और न्यू यूज करेंगे। क्या करेंगे? ओल्ड और न्यू। नया कंपनी कौन है और पुराना कंपनी कौन है, बस इसके बारे में बात करेंगे। आया समझ में? पुराना कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और नया कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो पुराना कंपनी को बंद करना होगा, तो पुराना कंपनी को अलग से जर्नल एंट्री पास करके बंद करना पड़ेगा, और नया कंपनी को ओपन करना है तो नया कंपनी का अलग से जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। जब पुराना कंपनी अपना सारा एसेट लायबिलिटी दे देगा किसको? नया कंपनी को, तो पुराना कंपनी जब सब अपना बेच देगा, तो उसके बुक में क्या एंट्री पास करेंगे क्लोज करने का, वो चीज सीखेंगे। आई बात समझ में? तो यही सारा काम हम लोग को करना है इस चैप्टर में। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, हर एक कंपनी का या हर एक बिजनेस का, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी का एक बैलेंस शीट होता है। क्या होता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सभी लोग बनाता है, अपना बिजनेस को मेंटेन करता है। तो हर एक कंपनी के पास वो चीज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी का नाम था बी लिमिटेड। क्या था? बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट है हमारे पास। बी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट हमारे पास है, ध्यान से समझना, हम ये अभी क्रिएट करके तुमको बताते हैं। तो देखना, अगर हमारे पास इस तरह का एसेट्स और लायबिलिटी आपके पास दिया हुआ है, यानी बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है जिसका पूरा एसेट लायबिलिटी इस तरह से पड़ा हुआ है, तो बोलता है जितना भी एसेट लायबिलिटी है सबको क्लोज करना पड़ेगा। बिजनेस को बंद करना मतलब क्या? पूरा ताला मारना, पूरा ताला लगा देना। इसका मतलब जितना भी एसेट लायबिलिटी है सब ट्रांसफर कर देंगे किसके पास? नया कंपनी के पास। नया कंपनी जो मेरा कंपनी को खरीदा है उसके पास सब कुछ बेच देंगे। बोलो आया ना? तो बोलता है सब कुछ नहीं बेच सकते, यानी कुछ चीजों को अपने पास बचा के रखना पड़ेगा। बोलेंगे क्या चीज? अरे जो तुम पैसा लगाए हो अपना कंपनी में, जो तुमको पैसा दिया है, क्या उसका पैसा भी तुम दे दोगे दूसरा को? मतलब सर, मतलब आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को आप नहीं ट्रांसफर करोगे और उसके अलावा आप सब कुछ बेच दो। एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये एसेट अगर खरीदे हैं और ये एसेट को खरीदने में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट लगा 10 लाख रुपया, तो वो तो इन्वेस्टमेंट मेरा कैपिटल है, वो मेरा क्या है? कैपिटल। वो कैपिटल कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? बोलो, वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मेरा, वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को? तो उसी तरह से कोई कंपनी अगर क्रिएट होता है, तो कंपनी क्रिएट होता है तो क्या करता है? दूसरों से पैसा लेके, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से पैसा लेके। अरे बोला है ना? तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग से जो पैसा लिया है वो पैसा उसको ट्रांसफर कैसे कर सकता है? नया कंपनी को। तो इसीलिए बोलता है उन लोगों का। लेकिन जितना भी एसेट लायबिलिटी होता है सब तो शेयर होल्डर का होता है। किसका होता है? शेयर होल्डर लोग का होता है। कंपनी जो खड़ा होता है, कंपनी जो क्रिएट होता है, कंपनी में पैसा लगता है, वो पैसा कौन देता है? सब शेयर होल्डर देता है। बोला है ना? तो यहां पे अगर प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक जो भी है, सब किसका है? शेयर होल्डर का है। सब किसका है? शेयर होल्डर का है। तो सब शेयर होल्डर का हक का है चीज।
लेकिन यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वो भी तो शेयर होल्डर का है। तो बोलता है जब आप नए कंपनी को जब आप बेचोगे अपना एसेट लायबिलिटी, तो आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर्स का फंड उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बेच सकते, उसको छोड़ के बाकी सब चीज को बेच दो। मतलब क्या, अगर तुम एसेट साइड के चीजों को बेचोगे तो प्लांट एंड मशीनरी को बेच दो, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दो, फर्नीचर को बेच दो, स्टॉक को बेचो, डेटर को बेचो, बैंक को बेचो, कैश को बेचो, जितना है सबको बेच दो, सब कुछ तुम्हारा रियलाइजेशन में चला जाएगा। सब कुछ कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में चला जाएगा। लेकिन बोला सर बैंक और कैश हम अपना पूंजी लगा के रखे, उसको कैसे ट्रांसफर कर देंगे? हम इतना मेहनत से कमाए हैं, उसको हम बैंक में रखें पैसा, मेरे पास हाथ में पैसा, वो कैसे उसको ट्रांसफर कर देंगे? बोला हाँ ये बात तो सही बोले, एक काम करो, ये बैंक और कैश को मत बेचो, ये बैंक और कैश को मत बेचो, अब बाकी चीजों को बेच दो। आया समझ में? सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये एक तरह का रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। किसका होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। फिर से रिपीट, रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। वो क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है उसका लॉस होता है। वो उसका क्या होता है? लॉस। यही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को यहां पे फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज आता है आपके पास। यहां पे एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट जिसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, ये सारा चीज का यहां पे बात होता है। डिस्काउंट या कमीशन जो भी होता है, ब्रोकरेज सब। तो बोलता है ये सारा चीज आपका फिक्टिशियस नेचर का होता है, उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस के टर्म में यूज करोगे। यानी आपको ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये चार चीज को छोड़ के बाकी चीजों को ट्रांसफर करना है। और एक बात का ध्यान रखना, आप थर्ड सेमेस्टर में पार्टनरशिप पढ़े हो, डिसोल्यूशन पढ़े हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलने का क्या मतलब था? डिसॉल्व करना, बंद करना, खत्म करना। बोलो है ना? अगर कोई भी बिजनेस को, कोई भी कंपनी को बंद करना होता है, खत्म करना होता है, उसका सारा एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर जहां पे करना होता है, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बोलता है आपको भी एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप अगर नया कंपनी के पास बेचोगे ये चीज को, तो पहले आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें सारा एसेट लायबिलिटी को आप भरिए और उसको ट्रांसफर कर दीजिए, बेच दीजिए। आया समझ में? क्या क्या बेचेंगे सर? अपना एसेट्स और लायबिलिटीज, प्लांट एंड मशीनरी को बेचो, लैंड बिल्डिंग को बेचो, फर्नीचर को बेचो, स्टॉक को बेचो, डेटर को बेचो, 10% डिवेंचर लायबिलिटी है उसको बेचो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबको बेच दो। जितना भी एसेट जाएगा अपना सर का बोझ भी उसके पास दे दो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस को बंद करना है। बिजनेस को क्या करना है? एक भी आइटम यहां पे रहना नहीं चाहिए, हर एक चीज को यहां पे खत्म करना है। जो जिस तरह का चीज है उसको वहां पे ट्रांसफर करो, उसको वहां पे ट्रांसफर करो। आया समझ में? तो बोलता है सर जब हम अपना एसेट लायबिलिटी सब कुछ देंगे तो वो तो हमको बदले में कुछ देगा कि नहीं देगा? अरे कोई भी नया कंपनी जब खरीदेगा तुम्हारा एसेट लायबिलिटी को, तो बदले में पैसा देगा कि नहीं देगा? बोलो। तो सर जब पैसा उससे मिलेगा तो टोटल एसेट लायबिलिटी का मिलेगा ना, तो इसका मतलब हम लोग को तो बैंक और कैश भी ट्रांसफर कर देना चाहिए था। हाँ जी, इसीलिए बोलता है बैंक और कैश को भी ट्रांसफर कर देना है, मतलब एक भी एसेट नहीं छोड़ना है, सारा का सारा एसेट ट्रांसफर कर देना है उसको। समझ में आया? एक भी एसेट नहीं छूटना चाहिए, सारा का सारा एसेट और सारा का सारा लायबिलिटी ट्रांसफर करना पड़ेगा तुमको। क्लियर है चीज? अब सवाल उठता है सर कौन सा वैल्यू पे? कौन सा वैल्यू पे? हमारे पास एसेट का दाम कितना का है? 1 लाख, क्या उसको 1 लाख में ट्रांसफर करेंगे? बोला नहीं, तुम्हारा मार्केट वैल्यू के हिसाब से ट्रांसफर करो। तुम जब एसेट खरीदे थे 1 लाख का, तो तुम्हारा कौन से साल में खरीदे थे? सर 4 साल के पहले खरीदे थे। आज उसका वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू घट गया है कि बढ़ गया है? बोला सर प्लांटर मशीनरी तो वैल्यू घटेगा ही। अरे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, घटेगा ही। तो आज के डेट में उसका दाम कितना है? बोला 70,000 रुपया। तो आज के डेट में ट्रांसफर करोगे, यानी 70,000 में ट्रांसफर करेगा। आया समझ में? लेकिन अगर हम इसका बंद करेंगे, अगर 70,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हमारा बिजनेस बंद हो पाएगा? नहीं। तो बोलता है जब पुराना कंपनी अपने आप को बंद करेगा तो बुक वैल्यू पे बंद करेगा। कौन सा वैल्यू पे? बुक वैल्यू। जब नया कंपनी अपने में ट्रीटमेंट करेगा, अपना में रिकॉर्ड करेगा, तब नया वैल्यू पे करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका याद रखेंगे चीज, पुराना कंपनी पुराना वैल्यू और नया कंपनी नया वैल्यू। पुराना कंपनी बात करेगा पुराना वैल्यू पे और नया कंपनी बात करेगा नया वैल्यू पे। आया समझ में? तो बोलता है ये सारा चीज यहां से यहां तक का चीज तुम्हारा जाएगा कहां में? कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इधर में यहां से यहां तक का चीज सब कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। और जो शेयर होल्डर का फंड है वो शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। इक्विटी का चीज इक्विटी शेयर होल्डर में, प्रीफरेंस का चीज प्रीफरेंस शेयर होल्डर में। दो तरह का शेयर होल्डर होता है ना, इक्विटी और प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का बस यही एक आइटम बचा हुआ है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको ट्रांसफर करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर में। और इक्विटी का होता है इक्विटी शेयर होल्डर में, रिजर्व भी होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अरे प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। यानी रिजर्व भी कहां पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और रिजर्व के जैसा ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, तो इसको भी कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। बोलो समझ में आया? तो कौन सा चीज कहां कहां पे ट्रांसफर होगा पता चल गया? तो इसका मतलब ये बात पता चला, अगर आपको लेजर बनाने बोल देना तो तुमको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कितना लेजर बनाने बोल सकता है। अगर बोलेगा नेसेसरी लेजर बनाओ, तो रियलाइजेशन का बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का बनेगा। अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहा तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का बनेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? और एक दो बनेगा, उस क्या बनेगा वो बताएंगे उस टाइम बाद में।
क्लियर है? नया कंपनी का बनाना पड़ेगा। अरे नया कंपनी जिसके पास बेच रहे हो उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसका बात करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये सारा काम करना पड़ता है। बोलो समझ में आया? तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे अब, ये बैलेंस शीट को बंद करने का तरीका। आज पूरा बेसिक चीज जानना पड़ेगा तुम लोग को चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तुमको ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। बताओ एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? अगर अपना एसेट किसी को बेच देंगे, किसी को ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग को एंट्री में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करेंगे ना। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, करना क्या पड़ेगा? क्रेडिट। क्योंकि जब मेरे पास एसेट बढ़ता है तब डेबिट करते हैं, घटता है क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बताओ मेरे पास से एसेट चला जाएगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा क्या करेंगे? क्रेडिट। और कहां पे जाएगा वो बात की बात, सबसे पहले वो कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन में। फिर से रिपीट करते हैं, लो ये हमारा है रियलाइजेशन। ये क्या हमारा? रियलाइजेशन। बॉक्स दिख रहा है? तो ये हमारा बॉक्स है, रियलाइजेशन का बॉक्स। इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो, इसमें प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग डाले, प्लांट एंड मशीनरी डाले, स्टॉक डाले, डेटर डाले, कैश डाले, बैंक डाले, सब कुछ जितना था सारा एसेट और लायबिलिटीज में डाल दिए। बोलो समझ में आया? रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर करना है? सारा एसेट और लायबिलिटी। इतना सारा बंद कर दिए और इसको पैक कर दिए। बताओ यही वाला चीज ना किसके पास जाएगा? नया कंपनी के पास। बोलेंगे नया कंपनी के पास, लो मेरा सारा एसेट लायबिलिटीज में पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास बेचते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सारा एसेट और लायबिलिटी को उसके पास ट्रांसफर करेंगे तो हाथों हाथ नहीं बेचना है, उसको पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। कहां पे? जर्नल एंट्री का शीट दिया गया तुम लोग को, जर्नल एंट्री का शीट एक बार चेक करो। हम लोग लायबिलिटी साइड से चलते हैं। कहां से चलते हैं? लायबिलिटी साइड से चलते हैं, बंद करने का तरीका बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर में। साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी कहां पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। लायबिलिटी साइड वाले में पहले बंद करेंगे, तो लायबिलिटी साइड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कहां पे ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। बताओ लायबिलिटी साइड का कौन सा बैलेंस? लायबिलिटी साइड का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का। तो अगर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और जाएगा जहां पे उसको क्रेडिट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस का है, डेबिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करना पड़ेगा, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो एंट्री हमारा क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। उसी तरह से जब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अरे बोलो हाँ या ना? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें एक और घटना घटता है, बाद में बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी समझ में आया? बताओ जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो वैसे ही प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। और लायबिलिटी में क्या क्या बचा हुआ है? तो ये सारा सारा आउटसाइडर लायबिलिटी बचा हुआ, बाहर वालों का लायबिलिटी। बोलो ना? तो बोलेंगे ये सारा लायबिलिटी को क्लोज करेंगे तो कहां पे? रियलाइजेशन में। सारा लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बोलेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो सबको एक बार में अगर बोलना चाहेंगे तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो हाँ या ना? बाहर वाले के जितने भी लायबिलिटी हैं सब लायबिलिटी को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन में हो जाएगा। क्या लायबिलिटी साइड का क्लोज हो गया? और वो भी बुक वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे? सारा का सारा बुक वैल्यू पे। अगर इसका दाम है 60,000 तो 60,000 में बंद करेंगे, अगर इसका दाम है 50,000 तो 50,000 में बंद करेंगे। बोलो समझे? आते हैं इस साइड, एसेट साइड। अब एसेट साइड को क्लोज करेंगे। एसेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के जितना भी एसेट है सब कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन में। तो बताओ एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट। कौन सा बैलेंस? डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो अगर एसेट को करेंगे क्रेडिट तो डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन को। जहां पे जाएगा उसको ना करेंगे, यानी एंट्री क्या पास हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। एसेट में जो जो नाम रहेगा सारा नाम लिखना पड़ेगा। अब एंट्री में लिखा हुआ है वहां पे खाली एसेट, तो खाली एसेट लिख देंगे, वहां पे लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर, टू बैंक, टू कैश। जो जो एसेट को ट्रांसफर करेंगे वो सारा एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। आया समझ में? कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा कि बोल देगा वो कि ये एसेट को ट्रांसफर मत करो, तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे ट्रांसफर। समझ में आया? क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड उसको कोई काम होगा, बोलेगा ये एसेट हमको कुछ घर ले जाना है, ये एसेट को हम किसी को बेच देंगे, खुद से बेच लेंगे, तुमको बेचने की जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आया? यानी उसको हम खुद से रियलाइज कर देंगे, हम ये एसेट आपको नहीं दे सकते। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बोल देगा जब क्वेश्चन में हमारे पास, तो उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा उसको। और लास्ट में आपके पास फिक्टिशियस एसेट अगर कुछ बचेगा तो उसको भी वैसे ही कैंसिल करेंगे। बताइए कहां पे ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा डेबिट नेचर का, तो इसको करेंगे, तो उसको करेंगे क्रेडिट, यानी इसको करना पड़ेगा डेबिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। बोलो हाँ या ना? अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? और इस तरह से जब सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट को क्लोज करना, बैलेंस शीट पूरा हो जाएगा क्लोज।
आपको अगर एसेट साइड से चलने का मन करे, पहले एसेट साइड से चलो, बस क्लोज करने से मतलब है। क्या करने से मतलब? क्लोज करने से मतलब है। बोलो समझ में आया? तुम लायबिलिटी साइड से चलो या एसेट साइड से चलो, कहीं से भी चलो, बस तुमको बंद करना है। लायबिलिटी साइड से चलोगे तो सब लायबिलिटी को एक बार पहले लिख लो, सारा एसेट को फिर उसके बाद कैंसिल करो, तब जाके तुम्हारा बैलेंस शीट पूरा खत्म होगा। क्लियर चीज? और एक बार ये बैलेंस शीट पूरा ट्रांसफर हो जाना मतलब ये बैलेंस शीट तुम्हारा खत्म, यानी उसका पुराना कंपनी का बुक क्या हो गया? खत्म। बोलो समझे? लेकिन सर अभी पूरे तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये हम सिर्फ ट्रांसफर किए हैं। क्या किए हैं? ट्रांसफर। अब बताओ, सब ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके रखे हैं, किसमें? सारा एसेट लायबिलिटी, क्योंकि अपना इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसके पास तो हम संभाल लेंगे उसको। अरे बोलो ना। लेकिन जो हमको नए कंपनी के पास बेचना है, तो नया कंपनी के पास रियलाइजेशन को बेचना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को बेचना है? रियलाइजेशन को बेचना है। आया समझ में? नया कंपनी जो हमको पैसा देगा वो किसका पैसा देगा? रियलाइजेशन का। ये सारा एसेट लायबिलिटी का पैसा देगा हमको। समझ में आया? तुमको देंगे हम 5 ठो पेन, तो पैसा क्या 10 पेन का लेंगे? 5 ही पेन का लेंगे। बोलो हाँ या ना? तो उसी तरह से अगर हम उसके पास बेचेंगे ये सारा एसेट लायबिलिटी, तो उसके पास क्या पूरा एसेट लायबिलिटी का पैसा वो हमको देगा? नहीं, हमको बस इसी का देगा। आया समझ में? तो बस ध्यान रखना। तो बताओ अब चीज, अगर हम किसी के पास सेल करते हैं कोई चीज, बताओ ये पेन अगर हम मिस्टर एक्स के पास बेचते हैं क्या एंट्री पास करेंगे? अगर ये पेन हम मिस्टर एक्स के पास बेचते हैं क्या एंट्री पास करेंगे? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू पेन अकाउंट। बोलो हाँ या ना? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू पेन अकाउंट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? मिस्टर एक्स को चेंज करके नया कंपनी जोड़ देते हैं। बताओ नया कंपनी के पास ये पेन बेचेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू पेन अकाउंट। बोलो हाँ या ना? लेकिन हम तो न्यू कंपनी के पास पेन नहीं बेच रहे, हम तो रियलाइजेशन बेच रहे हैं। इस डब्बा का नाम क्या है? रियलाइजेशन, क्योंकि इसमें सारा एसेट और लायबिलिटी पड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये डब्बा पूरा अगर हम नया कंपनी के पास बेचेंगे, अब एंट्री पास करो, क्या बोलेंगे? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो जाता है उसको करते हैं क्रेडिट, जो आता है उसको करते हैं डेबिट। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, रियलाइजेशन का नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। एसेट हमेशा ज्यादा होता है लायबिलिटी से। हाँ, कभी भी आपका एसेट कम नहीं होगा लायबिलिटी से। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये रियलाइजेशन हम क्या करेंगे? न्यू कंपनी के पास बेच देंगे। बोलो हाँ या ना? तो बेचेंगे तो फोकट में बेचेंगे, कुछ उससे मिलेगा? मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर मान लेते ये हम उसके पास बेच दिए नया कंपनी के पास, तो एंट्री पास कर दिए न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाद में जब न्यू कंपनी से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर वो हमको कैश दे दिया, क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कौन दिया है? न्यू कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। अरे बोलो ना। लेकिन सर कंपनी कंपनी का बात होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है, उन लोग अपना इक्विटी शेयर दे देता है। क्या देता है? तुम्हारा हम कंपनी खरीदेंगे, कंपनी के बदले हम अपना इक्विटी शेयर देंगे। समझ में आया? हमारे कंपनी का एक एसेट है, क्या है? इक्विटी शेयर है मेरे पास, तो लो हम अपना इक्विटी शेयर तुमको दे देंगे। बोलो समझ में आया? बोला ठीक है दे दीजिए। तो नया कंपनी जब हमको इक्विटी शेयर देगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जो भी मेरे पास आता है डेबिट। तो नया कंपनी का इक्विटी शेयर आ रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। अरे बोलो हाँ या ना? अगर वो हमको प्रीफरेंस शेयर देगा तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। अरे बोलो हाँ या ना? अगर वो कैश देगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो चेक देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? यानी न्यू कंपनी से जो भी मिलेगा वो सबको करेंगे डेबिट, और वो नया कंपनी से मिल रहा है तो टू न्यू कंपनी अकाउंट। बोलो हाँ या ना? एंट्री हो गया। जब हम पहले बेचे तो बेच दिए, बेचने के बाद उससे पैसा मिलेगा तो पैसा ले लिए, पैसा ले लिए। इक्विटी मिलेगा तो इक्विटी, कैश मिलेगा तो कैश, प्रीफरेंस मिलेगा तो प्रीफरेंस, जो भी मिलेगा उसको हम लोग ले लेंगे। बोलो नया कंपनी से। ये सारा खरीद बिक्री का जो चक्कर था उसमें कुछ खर्चा भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यानी एक्सपेंस हो सकता है सेल करने से रिलेटेड। तो बोलता है अगर सेल करने से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे? वो खर्चा के लिए आप रियलाइजेशन को जिम्मेदार ठहरोगे। अरे आप बेचने के लिए ना सारा किए हो, बोलेंगे तुमको बेचने के लिए हम इतना सारा खर्चा किए हैं, इसका मतलब उसके लिए तुम्ही को जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे। बोलो समझ में आया? तो एंट्री पास करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बोलो समझ में आया? कोई भी लिक्विडेशन एक्सपेंस होता है जो ओल्ड कंपनी करता है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्या क्या काम किए? पहला काम किए लायबिलिटी साइड को क्लोज किए, फिर क्या किए? एसेट साइड को क्लोज किए। क्लोज करने के बाद हमारा काम खत्म हो चुका है, पुराना कंपनी यहीं पे बंद हो चुका है। लेकिन पूरा काम खत्म करना पड़ेगा, बेचना तक पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा फाइनल सेटलमेंट तक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? रियलाइजेशन को बेचेंगे। तो बेचेंगे तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। अब उससे पैसा पाएंगे, जो जो मिलेगा उसको डेबिट करेंगे और टू न्यू कंपनी। बोलो आया ना? ये खरीद बिक्री करने के चक्कर में जो भी रियलाइजेशन का खर्चा हुआ होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? और अब जब सारा काम कर दिए तो बताओ, ये बेचने में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी बेचेगा सामान तो अपना प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बोलो कि ये बेचने से हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अच्छा, ये हमको बेचने से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अरे बोलो हाँ या ना? अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का एंट्री पास करना पड़ेगा, अगर लॉस हुआ है तो लॉस का एंट्री पास करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? तो रियलाइजेशन से अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे बोलो हाँ या ना? तो जो भी प्रॉफिट होगा, सर इक्विटी शेयर होल्डर क्यों लिखे? बताओ, हमारे कंपनी में पैसा कौन लगाया था? इक्विटी शेयर होल्डर।
सारा एसेट लायबिलिटी किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इसको बेच के जो भी पैसा आएगा वो पैसा किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। इसको बेच के जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। शेयर का टर्म में है ना, तो शेयर हाँ, तो शेयर्स के टर्म में, शेयर्स के टर्म में, कैश के टर्म में, तो उसी के टर्म में ना, कैश भी देगा उसी को मिलेगा, शेयर मिलेगा देगा तो उसी को मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। हाँ, अपना शेयर होल्डर लोग को। आया समझ में? बोलेंगे तुम हमारे शेयर होल्डर हो और तुमको नया कंपनी का शेयर मिल रहा है। समझ में आया? क्योंकि अब हम लोग इस कंपनी के नहीं है, अब हम लोग उस कंपनी के हो गए। यानी अब हम लोग जो जितने भी शेयर होल्डर हैं, अब तुम अपने आप को मत बोलना कि हम बी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, अब तुमको बोलना पड़ेगा हम ए लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास जो शेयर रहेगा वो बी लिमिटेड वाला नहीं रहेगा, किसका रहेगा? ए लिमिटेड वाला रहेगा। आया समझ में? तो जितना भी कंपनी को हम बेचने से जो हमारे पास एसेट आएगा, मतलब वहां से अगर इक्विटी आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, प्रीफरेंस आएगा तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। समझ में आया? और पैसा जो भी आएगा, पैसा अगर कैश आता है तो कैश हम इक्विटी शेयर होल्डर को देके खत्म करते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी देते हैं, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाला जल्दी केस इसमें नहीं आता है। आया समझ में? तो और हम लोग को जब उसको फाइनली पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, तो वहीं पे फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा? फाइनल सेटलमेंट। और वही एंट्री हमारा लास्ट वाला जो एंट्री होगा वही बताएगा कि आपका ये बुक जो है इसका वो पूरा तरह से क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका पूरा मैच कर जाएगा बैलेंस, तब समझ जाएंगे कि हमारा ये बुक क्लोज हो चुका है, और अगर मैच नहीं करेगा तो बुक क्लोज नहीं हुआ है। समझ में आया? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाना चाहिए, आपका पूरा टैली कर जाना चाहिए। आया समझ में? तो ये होता है पुराना कंपनी का केस। किसका केस? पुराना कंपनी का केस। यानी सबसे पहले आपको पुराना कंपनी को बंद करना पड़ेगा, ओल्ड कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करते हैं, बातों को याद रखोगे क्या क्या बात किया गया है। पहले लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, फिर क्या करेंगे? एसेट को क्लोज करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? रियलाइजेशन को सेल करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे? रियलाइजेशन को रियलाइज करेंगे, मतलब पैसा उसका लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? जब यहां तक का काम हो जाएगा, अगर कुछ खर्चा होगा तो खर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और उसके बाद फाइनल पेमेंट करेंगे। अरे जब प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा उसके बाद फाइनल पेमेंट, मतलब क्या? जो हमको नया कंपनी से मिला है वो अपना शेयर होल्डर को देंगे कि नहीं? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे अगर दिया है तो, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे। बोलो समझ में आया? तो ये सारा काम हम लोग को करना है ओल्ड कंपनी के बुक में। उसके बाद आता है न्यू कंपनी। कौन आता है? न्यू कंपनी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज कि बताओ, जब हम लोग नया कंपनी के बारे में सोच के बताओ कि जब नया कंपनी जब पुराना कंपनी के एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर करेगा, बिजनेस को टेक ओवर करेगा, तो उसके बदले जो पैसा पेमेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसीडरेशन। उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। प्रियंका चोपड़ा नहीं, समझ में आया? पीसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? परचेज कंसीडरेशन। परचेज करने का कंसीडरेशन, बताओ लॉ में पढ़े हो ना, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, यानी आप जो भी खरीदे उसके बदले आप पेमेंट करोगे। बोलो हाँ या ना? तो नया कंपनी कुछ भी एसेट लायबिलिटी खरीदा तो उसके बदले पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो वो पेमेंट का कैलकुलेशन निकालना है हम लोग को, कैलकुलेशन करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया उसके कंपनी को 10 लाख रुपया में खरीदा है, तो परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया? 10 लाख रुपया। समझ में आया? लेकिन अगर बोलता है कि उसका एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे, आज के डेट में वैल्यूएशन करेंगे, और जितना का वैल्यू होगा उतना ही का उसको पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब वो होता है नेट एसेट मेथड। कौन सा मेथड? नेट एसेट मेथड। उसका मेथड के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो वो अब हम लोग पहले काम करेंगे। बोलो समझ में आया? यहां तक का पूरा स्टोरी समझ में आया? इस चैप्टर का बहुत बड़ा चैप्टर है, ध्यान रहे, लेकिन ये तभी तुमको समझ में आएगा अगर तुम इसका बेसिक जानोगे तो। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़े तब। ये कॉपी करोगे। नेट एसेट मेथड को नेटो मेथड भी बोला जाता है। नेटो का मतलब होता है नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट, जितना का नेट एसेट लिए हैं, टेक ओवर किए हैं, तो नेट एसेट टेकन ओवर मेथड। ठीक है? नेटो, नाटो नहीं, नेटो। बोलो यहां तक ठीक है? कॉपी कर लिए सब लोग? अब सुनो ध्यान से। कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसीडरेशन में नेट एसेट मेथड यानी नेट एसेट टेकन ओवर मेथड भी इसको बोला जाता है, नेटो मेथड। मतलब क्या? आपके पास नेट एसेट कितने का आ रहा है उसी के हिसाब से पेमेंट करोगे। अरे बोलो। तो सन्ड्री एसेट एट अग्रीड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। आज के डेट में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या है? आज के डेट में प्लांटर मशीनरी जो उससे खरीद रहे उसका वैल्यू क्या है? आज के डेट में फर्नीचर जो खरीदे उसका वैल्यू क्या है? उसका जो स्टॉक खरीदे आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है? उसका जो हम डेटर ले लिए, डेटर बोलने का मतलब जिससे उसको पैसा पाना था वो पैसा हमको मिलेगा, उसका वैल्यू क्या है? आया समझ में? तो जितना भी एसेट्स होगा सबका अग्रीड वैल्यू हम लोग को देखना पड़ेगा। जितना भी उसका सर का बोझ, अब उसका लायबिलिटी को हम ले लिए हैं, मतलब क्या? अब उसका जो जिसको जिसको पेमेंट करना था वो पेमेंट अब हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके कंपनी को टेक ओवर कर लिए। अरे बोलो हाँ या ना? हम नया कंपनी अपने आप को मान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा रहे हैं
कि पुराने कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी को खरीदे, तो वो जिसको जिसको पेमेंट करने वाला, बाहर मैम चाय पीता था वो, और चाय पी के वो क्या करता था, महीना में एक बार पेमेंट करता था, तो वो चाय पीता था, उसका देखा गया वहां पे, तो कितना 5,000 रुपया उसका बिल बना चाय का, खाली कितना का 5,000 रुपया उसका बिल बना है। अब वो बिल उसको पेमेंट नहीं करना है, हमको पेमेंट करना है, क्योंकि उसका लायबिलिटी अब मेरा हो चुका है। बोलो हाँ या ना? तो उसी तरह से जितना भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होगा सबका अग्रीड वैल्यू देखा जाएगा, और वो पेमेंट भी अब हम ही को करना है। तो नेट में मेरे पास कितना का आया है, मतलब मेरे पास एसेट आया है 50 लाख रुपए का, और उसका लायबिलिटी भी मेरे पास आ गया है 5 लाख रुपए का। तो बताओ 50 लाख का एसेट माइनस 5 लाख का लायबिलिटी इक्वल टू कितना, 45 लाख। यानी उसका एसेट मेरे पास कितने का आया है, 45 लाख का आया है। तो हम उसको पेमेंट भी कितना करेंगे, 45 लाख करेंगे। आया समझ में? तो बोलता है जब आपके पास नेट एसेट मेथड से चलोगे तो आज के डेट में जितना भी एसेट लायबिलिटी तुम लिए हो बस उसका वैल्यू निकाल दो, वही आपका पीसी निकल जाएगा, मतलब वही आपका परचेस कंसीडरेशन निकल जाएगा। आया समझ में? यानी जितना का तुम उसका एसेट लायबिलिटी खरीदे हो उसी वैल्यू को उसको पेमेंट कर दो, वही आपका हो गया नेट एसेट मेथड। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन में आपको देगा नहीं कौन सा मेथड है, आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है सबका अग्रीड वैल्यू दे दिया हुआ, किसी का दिया किसी का नहीं दिया, अगर किसी का नहीं दिया है मतलब बुक वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू ले लेंगे? बताओ लैंड एंड बिल्डिंग का दे दिया हुआ है, बुक में मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ 1 लाख रुपया, और बाहर में बोला उसको टेक ओवर कर रहा है 1,50,000 में, तो अग्रीड वैल्यू दिया 1,50। बोलो है ना? फर्नीचर का दे दिया हुआ है लेकिन स्टॉक का नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसका मतलब स्टॉक नहीं ले रहा है वो? अरे स्टॉक ले रहा है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे ले लेगा। आया समझ में? यानी इफ अग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन बुक वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज अग्रीड वैल्यू। आया समझ में? तो बुक वैल्यू को ट्रीट करेंगे हम लोग अग्रीड वैल्यू। आया समझ में? और यहां पे बात करते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या होगा सर, जितना का आप पेमेंट कर रहे हो, ये नहीं बोलेगा आप उसका एसेट कितना में लिए हो, आप उसका लायबिलिटी कितना में लिए हो, वो सब मतलब नहीं है। आप कितना पेमेंट कर रहे हो उससे मतलब रखो। बोलो हाँ या ना? अरे जैसे मान लो अगर तुमसे हम कोई सामान खरीदेंगे, तुमसे अगर कोई सामान खरीदेंगे तो दो तरीके से पेमेंट करेंगे। बोलेंगे तो एक काम करो तुम सारा सामान हमको दे दो और लो 500 रुपया का नोट देते तुम चलते बनो। अब तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ तुम समझो। अरे बोलो हाँ या ना? तुम्हारा सारा सामान हम ले लिए और 500 रुपया तुमको थमा दिया हाथ में। अब तुमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तुम समझो, लेकिन हम तुम्हारा एसेट का वैल्यू नहीं देखें, लायबिलिटी का वैल्यू नहीं देखें, हम डायरेक्टली पेमेंट किए। बोलो हाँ या ना? तो ये होता है नेट पेमेंट मेथड। लेकिन उसमें क्या होता है, सर कितना करके पेमेंट कीजिएगा, तो जितना का सामान तुम दोगे उतना का पेमेंट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? तुम हमको 5 रुपया का सामान दोगे तो 5 रुपया पेमेंट करेंगे, 10 रुपया का सामान दोगे तो 10 रुपया का पेमेंट करेंगे। बोलो समझ में आया? तो ये होता है नेट एसेट, यानी जो जो एसेट लायबिलिटी आपके पास आया जितना वैल्यू का उतना ही पेमेंट करना है। और नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है सर, आपको पेमेंट करना है इक्विटी शेयर के फॉर्म में। अगर आप पेमेंट करोगे तो कितना कर रहे हो सर, इक्विटी शेयर कर रहे हैं हम 4 लाख रुपए का पेमेंट, प्रीफरेंस शेयर कर रहे हैं 2 लाख रुपए का पेमेंट, और कैश बैंक भी पेमेंट कर रहे हो उसके पास 1 लाख का, तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 लाख रुपया का पेमेंट कर रहे हो, यानी परचेज कंसीडरेशन हो गया 7 लाख रुपया। आया समझ में? यानी उसका कंपनी तुम खरीदो 7 लाख रुपया में। बोलो समझ में आया? अब सवाल उठता है सर अगर आप खरीदते हो और अगर आपको खरीदने में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो निकालना होगा तो कैसे चेक करेंगे? बोलो हाँ या ना? अब बताओ अगर हम उसका सारा एसेट का कैलकुलेशन किए कि वो सारा एसेट मेरे पास, अरे ये वाला यही ना दिया था। बोलो अब पुराना कंपनी हमको दे दिया, हम नया कंपनी है हमको दे दिया ये वाला सारा चीज, हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे आराम से और खोल खोल के सारा एसेट लायबिलिटी निकालेंगे सबका वैल्यू देखेंगे आज के डेट में इसका क्या वैल्यू है। अगर आज के डेट में इसका वैल्यू चेक करने गए तो टोटल वैल्यू अगर मिला इसका 50 लाख रुपया। कितना मिला? 50। लेकिन हम उसको पेमेंट किए 60 लाख रुपया। कितना पेमेंट किए? बताओ 50 लाख का सामान मेरे पास आया है जबकि पेमेंट किए उसको 60 लाख रुपया, तो मेरा लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ है। नया कंपनी का वो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ है। तो बताओ ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया वो क्यों किया है? अगर ये एक्स्ट्रा पेमेंट किया क्यों किया है? तो पुराना कंपनी का कुछ तो मार्केट में वैल्यू होगा, बोलो उसका रेपुटेशन होगा, यानी गुडविल होगा। क्या होगा उसका? गुडविल, यानी उसका गुडविल के लिए पेमेंट किया उसको। आया समझ में? यानी 50 लाख का सामान मेरे पास आया है लेकिन हम 60 लाख रुपया पेमेंट किए हैं, मतलब उसको 10 लाख रुपए का उसका गुडविल का वैल्यू है, यानी 10 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा पेमेंट किए वो गुडविल के लिए पेमेंट किए। आया समझ में? तो जब नया कंपनी के बुक में एंट्री पास करना पड़ता है तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हम उसको कितना पेमेंट किए और कितना का एसेट आया है, और जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर लॉस हुआ है तो गुडविल, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहां पे करते हैं? कैपिटल। सर प्रॉफिट तो पीएल में ट्रांसफर होता है। हां प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर तब होता है जब वो आपके मेहनत का प्रॉफिट हो, जब वो आपके मेहनत का। क्या तुम पढ़ा के मतलब तुम काम करके प्रॉफिट कमाए थे? नहीं सर, हम उसका सारा एसेट लायबिलिटी खरीद लिए और हमको फायदा हो गया, तो बोला वो आपके मेहनत का प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। आया समझ में? सर एग्जांपल जैसे उसका कंपनी हम खरीदे हैं 50 लाख में, मतलब सारा एसेट आया कितने में? 50 लाख का आया मेरे पास, लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 45 लाख, 45 लाख पेमेंट किए हैं। बताओ फायदा हो गया कि नुकसान? फायदा। कितने का? 5 लाख का। वो 5 लाख कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल के लिए, अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आया समझ में? हाँ या ना? तो कभी कभी क्वेश्चन में 2 मार्क्स का ऐसा भी आ जाता है, 2 मार्क्स का। बोलेगा सर 2 मार्क्स का कैसे? ये तो 15 मार्क्स का चैप्टर है। हाँ 15 मार्क्स का है,
जिसमें अलग अलग करके तुमको मार्क्स दिया रहेगा। ए नंबर में पूछेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालने बोल देगा, गुडविल कितने का होगा, समझ में आया? तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मार्क्स का दे देगा वो चीज, तो बताओ कैसे निकालेंगे, बोलेंगे जितना का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और जितना का एसेट आया है डिफरेंस देख लेंगे, वही हमारा गुडविल का वैल्यू होगा। बोलो हाँ या ना? तो एसेट आया है मेरे पास 50 लाख का, पेमेंट किए उसके पास 45 लाख का, तो इसका मतलब हम फायदे में है कि नुकसान में है? फायदे में है, तो कैपिटल रिजर्व हो गया। लेकिन अगर नुकसान निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले परचेज कंसीडरेशन कितना का पेमेंट किए हैं माइनस कितने का एसेट आया है। बोलो हाँ या ना? अगर हम पेमेंट किए हैं 50 लाख और एसेट आया है कितने का, 45 लाख का, इसका मतलब क्या हुआ सर, 5 लाख का एक्स्ट्रा जो पेमेंट किए वो क्या पेमेंट किए हैं, गुडविल के लिए। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? हाँ या ना? चलिए इतना करने के बाद वो वाला पॉइंट लिख लोगे नीचे में। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा सर, दोनों को मिक्स कर देना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। कैसे पता है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आप उसको पेमेंट जो करोगे ना वो 2 चीजों के फॉर्म में पेमेंट करोगे, इक्विटी और प्रीफरेंस। इक्विटी और, सुनना ध्यान से क्या बोलेगा, सो आप उसको पेमेंट करोगे इक्विटी और प्रीफरेंस के फॉर्म में, लेकिन इक्विटी पेमेंट करोगे 4 लाख रुपए का, इक्विटी कितना का करोगे, और बाकी पेमेंट करोगे प्रीफरेंस शेयर में, बाकी करोगे, और बाकी करोगे तो बाकी कितना करेंगे वो तो बताओ, नहीं बताया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग को नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट, हम इसका पूरा एसेट और लायबिलिटी यानी कितने का मेरे पास एसेट आ रहा है लायबिलिटी आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके पता चला कि 7 लाख रुपए का एसेट आया है, कितने का, टोटल 7 लाख रुपए का आया है। तो बताओ 7 लाख का आया तो 7 लाख पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब तुमको बोला है पेमेंट 2 फॉर्म में करना है, इक्विटी और प्रीफरेंस। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि इक्विटी करना है 4 लाख का तो प्रीफरेंस कितने का होगा, 3 लाख का, या बोल देगा 4 लाख का प्रीफरेंस करना है तो इक्विटी कितने का होगा, 3 लाख का। आया समझ में? यानी सफिशिएंट बैलेंस जो बोलेगा वो बोलेगा इस फॉर्म में आपको करना है, इक्विटी के फॉर्म में या प्रीफरेंस के फॉर्म में। बोलो समझ में आया? अगर साफ साफ दोनों बोल दे, इक्विटी के फॉर्म में प्रीफरेंस के फॉर्म में इतना इतना, तब तो वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुमको बोलेगा इस तरह से कि बैलेंस पेमेंट करेगा इसके थ्रू, तो समझ जाना है कि आपको दोनों काम करना है। मतलब पहले नेट एसेट निकालना पड़ेगा, जितना आएगा उसको पेमेंट करना है इसके फॉर्म में, और बाकी रिमेनिंग करेगा बाकी के फॉर्म में। आया समझ में? ये 3 तरीके का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पे कि अगर गुडविल का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर गुडविल इक्वल टू हो जाएगा पीसी माइनस नेटो, पीसी माइनस नेटो। और अगर कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो हो जाएगा नेटो माइनस पीसी। अब पीसी मतलब समझ में आ रहा ना, परचेज कंसीडरेशन, और नेटो का मतलब नेट एसेट, मतलब ये पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट है और ये एसेट है। तो पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख रुपया, एसेट आ रहा है 14 लाख रुपया, जो कम आएगा वही हमारा गुडविल हो गया। क्लियर चीज? और ये पॉजिटिव बैलेंस के लिए इस तरह से निकाले हैं, ध्यान रहे। अगर आप पीसी में से नेटो को माइनस करोगे तो गुडविल आएगा, और नेटो में से पीसी को माइनस करोगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है चीज? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हम लोग को करना क्या है सर, पुराने कंपनी को बंद करना है। बंद करने के लिए या तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा या तो लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको सीखेंगे, लेकिन आज हम बेसिक सब समझा दिए। नया कंपनी में क्या करना पड़ेगा, तो नया कंपनी में तुमको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा पुराने कंपनी से जो तुम लिए हो। बोलो है ना? और उसके लिए जो पेमेंट किए हो। नया कंपनी में ज्यादा झमेला नहीं है, पुराना कंपनी में ही ज्यादा झमेला, नया कंपनी में ज्यादा झमेला। नया कंपनी को क्या, पुराना कंपनी को क्या करना होता है, एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दो, प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दो, आया ना? बहुत सारा झमेला है। लेकिन नया कंपनी में कोई झमेला नहीं। नया कंपनी बोलता है जितना उस कंपनी से खरीदे उसको ले आओ, और जितना उसको पेमेंट करना है बस पेमेंट करो, काम खत्म। बोलो हाँ या ना? उतना ही काम करना है, और 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उसका काम करना है। बोलो समझ में आया? तो इसीलिए नया कंपनी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पुराना कंपनी का बात कर लिए। और परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन ये 3 तरीके से होता है, हम बता दिए। पहला तरीका है नेट एसेट मेथड, जहां पे एसेट के ऊपर वैल्यू करेगा। दूसरा होता है पेमेंट मेथड, जहां पे पेमेंट जितना जितना करना है उसके टर्म में होगा। और तीसरा होता है दोनों मिक्स करके, यानी कुछ पार्ट ऐसा रहेगा बोलेगा कि इसके फॉर्म में करना है और बाकी पेमेंट करना है दूसरे फॉर्म में। तो बाकी मतलब जितना करना है वो बाकी। जैसे अरे कभी तुम लोग पार्टी करते हो कि नहीं करते हो? चलो पार्टी करने चलते हैं, बोले मेरे पास तो पैसा ज्यादा नहीं है। अरे कितना पैसा है, 500 रुपया है? बोला हाँ है। चलो ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। समझ में आया? तो बोलने का मतलब क्या, अगर हमारा पार्टी में खर्चा हो गया 1200 रुपया, कितना का, 1200 रुपया, तो ठीक है तुम 500 रुपया दे दो, बाकी 700 रुपया हम देंगे। तो बाकी वो 700 रुपया निकालने के लिए पहले तुमको पार्टी करना पड़ेगा, मतलब पहले पार्टी का खर्चा निकालना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ ना? क्योंकि हम कितना पेमेंट करेंगे उसके लिए हम लोग को टोटल खर्चा देखना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे इक्विटी के फॉर्म में या प्रीफरेंस के फॉर्म में कितना करना है उसके लिए नेट एसेट निकालना पड़ेगा कि नेट एसेट का वैल्यू कितना है। आया समझ में? उसके बाद बोलेगा चलो इक्विटी कितना का देना है, तो 4 लाख का, तो बाकी हम 3 लाख का क्या दे देंगे, प्रीफरेंस दे देंगे। बोलो समझ में आया? यानी बाकी अमाउंट निकालने के लिए तुमको पहले नेट एसेट का कैलकुलेशन करना जरूरी है। आया समझ में?
और अगर 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का अगर ये पूछ दे गुडविल का वैल्यू निकालो तो पीसी माइनस नेटो कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व निकालने बोलेगा तो नेटो माइनस पीसी कर देंगे। और अगर नहीं निकालने बोलेगा तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे वहीं से पता चल जाएगा नेटो कितना का होगा, पीसी कितना का होगा। बोलो समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि चैप्टर में और क्या क्या हमारे पास है। क्लियर चीज? दैट्स ऑल फॉर टुडे।